अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ये वीडियो है। इसमें हम इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, तैयारी कहाँ से करनी है, किस सीक्वेंस को लेके चलना है, आंसर किस तरह से देने हैं, ये तमाम चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रयू हिबर्ट। ये एक कंप्लीट किताब है जिसमें आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। फर्दर अगर आपको जो है वो मज़ीद हेल्प चाहिए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन किगली की है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बैलेस की है। ये वाली किताब जो है मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, और ये एक ही काफ़ी है। बाकी अगर आपको लोकल ऑथर्स में पढ़नी है तो इकराम रब्बानी की आपको JWT की मिल जाएगी, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं ये किताब आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने अलग से डिस्कस किया हुआ है, और बेहतरीन किताब है। अब चलते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। अच्छा जी, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? स्टेट किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं। स्टेट क्या होती है? कोई भी नेशन जो कि डिफाइंड टेरिटरी में रहती हो, उसकी गवर्नमेंट हो, और साथ में वो सुवेराइन हो, यानी अपने डिसीजन लेने में उनके पास अथॉरिटी हो। तो स्टेट्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं, ये चीज़ आपने स्टडी करनी होती है। और इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेट्स आपस में इसलिए इंटरेक्ट करती हैं क्योंकि उनको अपने जो नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स हैं या इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करना होता है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री से इवॉल्व हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देखते हुए हम जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और अपने प्रेजेंट को देख रहे होते हैं। ठीक है। तो एक तो आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप उसको कोट कर सको डिफरेंट जगहों पर। दूसरी चीज़, आपने थ्री लेवल एनालिसिस के ऊपर जाना है। थ्री लेवल एनालिसिस क्या होता है? आपका जो है वो पर्सनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल। जैसे कि अगर हम कहें कि एक इंसान, जैसे हिटलर जो है वो एक इंसान था, लेकिन उसने पूरी स्टेट को किस तरह से जो है वो नेशनल स्पिरिट के साथ जो है वो इंटरनेशनल अरेना में इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर जो है वो पूरा आपके सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, पूरा एरिना है। ठीक है। फिर हम अगर नेशनल लेवल की बात करें, जो नेशनल लेवल का एनालिसिस होता है वो इस तरह का है कि देखें, हर स्टेट के अंदर कुछ सब ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लास्फेमी के ऊपर जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की डिमांड की गई। तो ये जो ग्रुप था, सब नेशनल ग्रुप था, इसने नेशन को किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने पर फोर्स किया। फिर इंटरनेशनल जो लेवल होता है एनालिसिस का, वो ये होता है कि स्टेट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, USA ने जो है वो वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान को क्लियरिंग कॉल दी कि जी या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हो। तो ये तीन लेवल होते हैं एनालिसिस के। इसके ऊपर आपने जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। उसके बाद एक चीज़ और अहम है कि जब आप आंसर दे रहे होंगे तो उसमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जांपल्स देनी होंगी। जैसे अगर हम कहें तो जो जो वॉर ऑन टेरर है, उसके ऊपर जो USC की पॉलिसी थी पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्होंने क्लैरिंग कॉल दी और वो तमाम चीज़ें, जो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे, उस पे वो रेफरेंस देता है कि जी, क्योंकि जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो वो रेफरेंस बना के फिर जो है वो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो लेकर आए। इस तरह से जो स्टेट्स हैं वो हिस्ट्री को रेफरेंस बनाती हैं और फिर फ्यूचर की बात करती हैं, इसलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है थ्योरीज। ठीक है, कि थ्योरीज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें, जब भी हम आंसर देंगे तो हम उसको बैक करेंगे अपनी थ्योरीज के साथ। ठीक है, कि जी क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, रियलिज्म क्या कहता है, आइडियलिज्म क्या कहता है। मैं बहुत बहुत छोटे उस पे जो है वो इनको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ, ताकि अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगिनर है कोई यहाँ पे, तो उसको भी आसानी हो सके। देखिए, रियलिज्म कहता है कि जी लोग जो है वो इगोइस्टिक होते हैं और वो सेल्फ इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, और पावर की जंग होती है, सब लोग पावर जमा करना चाहते हैं। आइडियलिज्म जो है वो कहता है कि जी जो आपका इंसानी फितरत है वो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप न्यू रियलिज्म जो है वो कहता है कि जी ये पावर की जंग नहीं है कि स्टेट जो है वो पावर इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि ये स्टेट सिस्टम है जो कि एक नारकी में है, जिसमें कोई सुप्रीम पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने डिफेंस के लिए पावर इकट्ठी करें।
ठीक है। और न्यू रियलिज्म जो है वो, न्यू लिबरलिज्म जो है वो फिर बात करता है कि जी हाँ अनार्की तो है लेकिन कॉपरेशन के थ्रू जो है वो हम विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। फिर अगर आप इसकी बात कर लो सिस्टम अप्रोच की, तो वो कहता है कि जी वो दुनिया जो है वो एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं और वो तमाम एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसकी बेसिस पे आपने अपने आर्गुमेंट को जो है वो प्लॉट करना हो, ठीक है। तो थ्योरीज को आपने बहुत अच्छे से समझना है और जब भी आप कोई आंसर देंगे तो थ्योरी को रेफरेंस बना के आप जो है वो आंसर दे रहे होंगे। देन आप जो है अगर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात करें तो आप देखते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर जो है वो आइडियाज़ भी चेंज होते नज़र आते हैं आपको। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो स्टेट की सिक्योरिटी अहम होती थी, आज जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। थ्रेट्स चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा मसला हो चुका है। इस तरह नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आइडियाज़ डिफरेंट हैं, थ्रेट्स डिफरेंट हैं। फिर आप देखो तो जो वॉरफेयर है वो भी डिफरेंट है। पहले जो है वो वॉरफेयर डायरेक्ट होती थी, ठीक है, जंगें होती थी। उसके बाद कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट आपको मिला और आज इकोनॉमिक वॉर जो है जैसे यूएसए और चाइना के दरमियान चल रही है। फिर आप हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आता है, ठीक है, गुरिल्ला वॉर्स और ये सारी चीज़ें। तो तमाम चीज़ें चेंज होती जा रही, ठीक है। तो आपने उसी तरह से इसको पढ़ना, ठीक है। फिर आप आ जाओ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो पॉलिसी बनाते हो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। उसके बाद वॉर जो मैं अभी बात कर रहा था, ये आपको वॉर की फिर जो अभी जैसे आपको गुरिल्ला वॉर नज़र आती है, ठीक है, और हाइब्रिड वॉरफेयर नज़र आती है। तो ये तमाम चीज़ें आपने हर चैप्टर का एक अलग जो है वो पैटर्न है आंसर देने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थ्योरीज पे, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर जो अपना आंसर तैयार करोगे वो कंपैरिजन बेस्ड होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे जो है वो आपका ज़्यादातर हिस्टोरिकल बेस्ड हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी हिस्ट्री प्लस थ्योरीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो चेंज होते जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर और सुवेरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट और ये तमाम चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस ऑफ पावर में जो है वो एग्जांपल दे सकते हो कि जी किस तरह से पहले बैलेंस ऑफ पावर किया जाता था। फिर यहाँ पे आ जाओ तो डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि जी अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि सामने वाला जो है वो आप पे हमला ही ना करे, ठीक है। तो ओवरऑल हर चैप्टर की एक डिफरेंट अप्रोच है। अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो 3 लेवल होगा। कोई भी आंसर देना है तो आप जर्गल्स यूज करोगे और हिस्ट्री से रेफरेंस कोट करोगे और थ्योरीज जो है वो अपने रेफरेंस बनाओगे आंसर। सीक्वेंस यही रखना है तैयारी का, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पिछले 2-3 साल में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने शेयर भी किया था आप लोग के साथ, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से जो है वो ऐसे भी बनता आ रहा है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आया प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। फिर एक जो है एक भी लास्ट ईयर भी ग्लोबलाइजेशन का एक सब पार्ट उन्होंने दे दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अगर आप फर्दर इसको समझना चाहो तो ग्लोबलाइजेशन जो है, जब इसको आपने स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि इसके हवाले से जो रियलिस्ट है वो क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्रिटिकल जो थ्योरी है या जो उसके प्रोपोनेंट हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो रियलिस्ट हैं वो इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं स्टेट जो है वो आज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि आइडियलिस्ट जो है वो उसकी एग्जांपल्स देते हैं और वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि जी एक वक्त ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तो आप इंटरकनेक्टेडनेस को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनएविटेबल हो जाएगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन को ही अगर आप देखो तो इसमें रियलिस्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आइडियलिस्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह ह्यूमन नेचर की अगर आप बात करो उसमें भी जो है वो रियलिस्ट जो है वो अलग बात करते हैं कि जी ह्यूमन नेचर वो इगोइस्टिक है, और आइडियलिस्ट जो है वो अलग बात करते हैं कि वो कोऑपरेटिव है, मोरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है। तो आपने हर चीज़ को इस तरह से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर और डिफरेंट थ्योरीज के फ्रेम के अंदर जाते हुए जो है वो उनका एनालिसिस करना है। अगर इस तरह के आंसर्स आप देंगे जिसमें आपकी ये 3 चीज़ें होंगी, आपका हिस्ट्री से रेफरेंस होगा, आप थ्योरी से रेफरेंस होगा, और तीसरी चीज आपका जो एनालिसिस है वो 3 लेवल पर होगा,
ठीक है, अगर इस तरह का आंसर आप प्लॉट करोगे तो गारंटेड आप जो है वो इसमें 70 के करीब स्कोर इजीली ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगेन पेपर किस तरह का है, और अगर सीधे सीधे सवाल किए गए हैं तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। कभी कभी क्रिटिकल एनालिसिस मांग लेता है तो वहाँ पे फिर मार्किंग डिफरेंट होती है। तो दोनों में से एक पेपर यूजुअली बड़ा सीधा सीधा सा होता है, तो यहाँ पे 130 स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, होपफुली ये आईआर के हवाले से, एक IR1 का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि मेरे पास 5-6 एस्पायरेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर मैं ज़रूर आप लोग को गाइडलाइन दूँ। मज़ीद अगर किसी और सब्जेक्ट पे आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं cssforum121@gmail.com पे। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में आज का पैगाम, ये जो फ्रस्ट्रेशन है और जो आज का दौर है जिसमें एक नफसा नफसी है, इसमें जो हमारा इत्मीनान है, दिली इत्मीनान, ये कहीं खो गया है, जिसकी बुनियादी वजह है शुक्र ना करना। तो आज जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल दे और आप सुकून से बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ भी सकें, और जो मौजूदा आपके हालात हैं उसमें शुक्र भी अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।